right now? And then Yes, ma'am. so this is what? This is Earth. This is your Earth, and around Earth there is an atmosphere present, in which there are different layers of atmosphere, different layer of air. आपके अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है और उसमें भी डिफरेंट आपको पता है एटमॉस्फेयर के कितने पार्ट्स होते हैं? टेल मी, एटमॉस्फेयर के कितने? हाँ, कैन यू नेम देम? Tropical, subtropical, polar, subpolar. These are the parts of atmosphere. Atmosphere. Yes. और first layer was, यहाँ पे कौन सी लेयर होती है? अच्छा ये बताओ, एरोप्लेन किस पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में जाते हैं? किसमें एरोप्लेन्स मूव करते हैं? Stratosphere and mesosphere. So you had learned about how many spheres? अच्छा, फर्स्ट वाला कौन सा होता है? फर्स्ट स्ट्रेटा किसका होता है? So this is your homework for today. Just go and revise class 6 or 7 atmosphere chapter so that you can learn about various layers of atmosphere. जिसमें आप पढ़ते हो ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर या आयनोस्फेयर. तो यहाँ पे आपको फिलहाल अभी हमें अपने चैप्टर में ये पता है कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो वेरी करता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. सारी जो एयर है आपके अर्थ के चारों तरफ वो सेम टेम्परेचर पे नहीं है. इट इज एट वेरियस डिफरेंट टेम्परेचर. नाउ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज एक्चुअली व्हाट? या ऐसे समझो, जब लाइट रे फॉल करती है किसी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे आएगी या नहीं आएगी? पहले ये बताइए. When a light ray falls from outer space on Earth, जब जैसे ही वो अर्थ में आएगी तो does it come in a straight line path? Because you know that here atmosphere is present. और मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में बताया था कि जब अगर एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टेम्परेचर्स पर आपकी एयर होती है तो एयर क्या होती है? रिफ्रैक्ट होती है. तो when the light came on the earth, it does not come to the straight line path. It whether bends. वो क्या हो जाएगी? स्लाइटली बेंड हो जाएगी और it covers a curved path. लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ना आकर अगर वो फॉल कर रही है अर्थ के ऊपर तो इट गेट्स स्लाइटली बेंड और इट सीम्स लाइक दैट इट इज कवरिंग अ कर्व्ड पाथ. वो किसी कर्व पाथ में अर्थ के ऊपर आ रही है, ना कि वो क्या कर रही है? एक स्ट्रेट लाइन पाथ को कवर कर रही है. बिकॉज इट इज अंडरगोइंग वेरियस रिफ्रैक्शंस. वो डिफरेंट रिफ्रैक्शंस को करते हुए डिफरेंट एरिया लोकेशंस की एयर्स में जो चेंजेस है उसकी वजह से वो बेंड होती जा रही है एंड इट कम्स इन द कर्व पाथ. समझ में आ रही है? तो पहली चीज तो आपको ये समझना है कि लाइट रे कभी भी स्ट्रेट लाइन पाथ पे अर्थ के ऊपर नहीं आती है. उसका रीजन ये है कि बिकॉज इन द आउटर स्पेस अर्थ के ऊपर क्या है? एक एटमॉस्फेयर है. देयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज नोन एज एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पे पूरी ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसका टेम्परेचर हर पर्टिकुलर प्लेस पर डिफरेंट है और द डेंसिटी ऑफ द एयर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट एट वेरियस प्लेसेस ड्यू टू विच when the straight line or when the light ray travels from the outer space comes on earth it get bended slightly. वो थोड़ा सा slightly bend हो जाती है because of atmospheric refraction. Is it clear? समझ में आया ये चीज बेटा? हाँ, क्लास 10. हाँ ना, तो बताओ बेटा आया? हाँ, तो आई थिंक यू गॉट दिस. की मेन थिंग आपको जो समझनी है वो क्या? व्हेन अ लाइट रे fall on the earth surface, earth atmosphere, you can say, or
on the Earth's atmosphere, it gets bended slightly, or it follows a curved path. It follows a curved path. After entering the atmosphere, the light ray follows a curved path instead of a straight path. आप पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे तो वो स्ट्रेट पाथ है, लेकिन अगर आप ओवरऑल एटमॉस्फेयर में देखोगे जो लाइट वेव बाहर से एंटर कर रही है तो वो कैसा पाथ कवर कर रही है? इट इज कवरिंग अ कर्व पाथ, ठीक है। एंड दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऐसा किस लिए हो रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। नाउ सी, देयर इज अ स्टार। एक आउटर स्पेस में एक स्टार है विच इज हैविंग सम स्टारलाइट। अ पर्सन इज ऑन द अर्थ। एक पर्सन है जो कि अर्थ पर है। चारों तरफ क्या है? चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। अब क्या होगा? एक लाइट रे जो कि ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन पाथ में, जब वो फॉल करेगी तो आनी तो ऐसे चाहिए, बट एक्चुअली क्या होता है, इस पर्सन को लगेगा, द पर्सन सीज दैट द स्टार इज लोकेटेड एट सम हायर पोजीशन ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. दिस इज द एक्चुअल location of star. While this is apparent मतलब जो उसको लगेगा कि यहाँ पर इस जगह पर वो स्टार है. So this is the apparent position of star and this is actual position of star. तो अगर जो लाइट रे आएगी वो कर्व होकर इसकी आईज में फॉल करेगी, बट द पर्सन जिसको देख रहा है उसको लगेगा जो लाइट रे आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो किसी एक स्ट्रेट लाइन से आ रही है एंड द स्टार जिस स्टार से वो आ रही है वो कुछ सेवरल हायर डिस्टेंस में लोकेटेड है इस स्टार से. इस स्टार जहाँ पे इसकी एक्चुअल पोजीशन है वहां पे ना होकर किसी हायर पोजीशन में वो स्टार है जहाँ से वो स्टारी लाइट आ रही है. अब आपको पता है कि दिन में हर विद इन पर मिनट टेम्परेचर इज चेंजिंग. थोड़ा स्लाइटली टेम्परेचर चेंज होता है, दोपहर में गर्म होता है, तो शाम होते होते दिन ठंडा होता है. तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर पूरा दिन चेंज होता रहता है. और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होगा तो जो लाइट रेज स्टार से आ रही है वो और कर्व पाथ पे क्या करेंगे, इस जो ये पर्सन है उसकी आईज में फॉल करेंगी. एंड इसी इफेक्ट की वजह से इस पर्सन को लगेगा कि कभी स्टार यहाँ पे है, कभी स्टार यहाँ पर है, थोड़ा स्लाइटली और हायर डिस्टेंस पे है, और वो उसको ब्लिंक करता हुआ इस पोजीशन पे, कभी इस पोजीशन पे, कभी इस पोजीशन पे, इन अपरेंट पोजीशंस पे दिखेगा, जबकि स्टार अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे ही है. बट ड्यू टू दिस चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर एज वेल एज द कर्व लाइन, जो भी लाइट रे आ रही है उसका पाथ चेंज होता रहेगा, और इस पाथ को चेंज होकर ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस बंदे को क्या करेगा, यहाँ पर फ्लिकर करते हुए दिखेगा. और सिंस यू नो दैट द स्टार आर हैविंग लाइट्स, तो यहाँ पे उसे वो ब्लिंक करता हुआ दिखेगा. सो दिस इज व्हाई दीस स्टार्स सीम्स टू बी लाइक ट्विंकलिंग. ऐसा लगेगा अभी यहाँ पे ट्विंकल कर रहा है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे ट्विंकल कर रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम इट इज ट्विंकलिंग ओवर हियर. तो आपको लगेगा कि दीस स्टार्स आर ट्विंकलिंग एट सम प्लेसेस, बल्कि वो स्टार ट्विंकल नहीं कर रहा है, वो स्टार एक पर्टिकुलर प्लेस पे है. उस स्टार से जो लाइट आ रही है वो बेंड होती जा रही है, जितना वो बेंड हो रही है उतना ही स्लाइट डिफरेंस उसकी पोजीशन में आपको दिखता है. समझ में आया बेटा? This is the concept of twinkling of stars. That is why you see that the star is twinkling. Now, wait. So you can see it here also. आप यहाँ पे भी देख सकते हो. एक सेकंड बेटा, आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? Yes. Just wait, huh? Okay, this looks slightly. Okay, so you can see that the twinkling of star is due to atmospheric refraction of starlight. See, here the person is standing. यहाँ पे जो लाइट रे है, जो अभी तो मैंने आपको जो डायग्राम बना के दिखाया, शो यू दैट द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अर्थ. तो
तो जो लाइट है एक्चुअल आ रही है, यू कैन सी दैट इट इज स्लाइटली कर्व, वाइल जैसे आपकी आईज पे जो लाइट आएगी तो आपको लगेगा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो थोड़ा स्लाइटली ऊपर की तरफ है, इट इज एट स्लाइटली हायर डिस्टेंस। वो वहां पे ना होने की वजह कहाँ पर है, थोड़ा स्लाइटली हायर डिस्टेंस पे है। सो द एपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार विल बी एट सम हायर डिस्टेंस, वाइल द एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा वो स्टार थोड़ा सा नीचे होगा, एंड द लाइट विच इज कमिंग विल बी स्लाइटली बेंडेड, एंड दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एपरेंट स्टार ऑफ पोजिशन इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो आपको दिखता है कि स्टार यहाँ पर है, वो एक्चुअली उसकी एक्चुअल पोजिशन नहीं है। वो कैसी पोजिशन है उसकी, वो उसकी एपरेंट पोजिशन है। So now you can study that the twinkling of a star is due to atmospheric refraction of starlight. The starlight on entering the earth atmosphere undergoes refraction continuously. You know that there are several layers of atmosphere, mesosphere, troposphere, exosphere, and every layer is constituted with different amount of gases. हर लेयर में अलग अलग गैसेस कॉन्स्टिट्यूट है और हर गैसेस का अलग अलग मास है, जिसकी वजह से डेंसिटी जो है वो हर लेयर की चेंज हो रही है। जितनी भी लेयर्स है वो सबकी डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। तो इसी वजह से कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूअस, सॉरी द रिफ्रैक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, द रिफ्रैक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बिफोर इट रीचेज द अर्थ। तो स्टारलाइट का क्या होता है, जो भी स्टारलाइट अर्थ के ऊपर आ रही है वो अंडरगोज होती है रिफ्रैक्शन में, वो भी कॉन्टिन्यूअस। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने अभी आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में बताया था, अगर थोड़ा सा भी हॉटर एयर है उसके ऊपर अगर कूलर एयर है तो भी लाइट रे बेंड हो जाती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Now, since the atmosphere bends starlight towards the normal, the apparent position of star is slightly different from its actual position. ठीक है? The atmosphere यहाँ तक आप समझ गए? Okay. So the atmosphere bends starlight towards the normal. The apparent position of the star is slightly different from its actual position. The stars appear slightly higher. You can see that the apparent position, ये जो apparent position है वो स्टार की क्या है, slightly higher है as compared to the actual position when viewed from the horizon. अगर आप horizon से देखते हो तो स्टार की जो actual position है उससे थोड़ा slightly high position पे आपको उसकी position दिखाई देती है, and that was not the actual position, that was its apparent position. Further, this apparent position of the star is not stationary. I have told you कि जैसे जैसे दिन में टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी चेंज होगी, एंड जैसे डेंसिटी चेंज होगी उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगी, और क्या होगा, जो आपका स्टार था वो ट्विंकल करता हुआ दिखेगा, आपको लगेगा अभी इस पोजीशन पे, थोड़ी देर बाद दूसरी पोजीशन पे, मतलब स्लाइट डिफरेंस इन दी पोजीशन। यहाँ पे स्लाइट वेरिएशन होगा पोजीशन में, एंड द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी ट्विंकलिंग। ठीक है, तो you can see that the apparent position of the star is not stationary. This apparent position of the star is not stationary but keep on changing slightly, since the physical condition of the earth atmosphere are not stationary as was the case in the previous। मैं आपको पहले बताया था क्यों चेंज नहीं होता, बिकॉज देयर आर वेरियस लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर विच आर मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेज, एंड द टेम्परेचर ऑफ ईच लेयर इज स्लाइटली डिफरेंट, और जैसे जैसे डिफरेंट होगा तो मीडियम्स जो होंगे उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होता जाएगा। Since the stars are very distant, they approximate point size source of light. आपको पता है कि जो स्टार्स हैं, जो स्पेस में स्टार्स हैं, वो बहुत ही दूर दूर पे हैं, दे आर वेरी far away from the earth. तो वो कैसे सीन्स होते हैं, they seems like they are a point object, they seems like they are only a point object, और वहाँ किसी स्मॉल पॉइंट से लाइट आ रही है, इसलिए हमको लगता है जो स्ट्रेट लाइन में लाइट आ रही है, बट एक्चुअली क्या होता है, स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। As the path rays of the light coming from the stars goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates and the amount of the starlight entering the eye flickers. अगर समझ रहे हैं आप, and at
at some or the other time fainter, which is the twinkling effect. कभी आपको लाइट, जितनी अमाउंट ऑफ लाइट डे में आपकी आईज ज्यादा पड़ेगी, फिर देन जितना अमाउंट ऑफ लाइट आप उन स्टार्स की आपकी आईज में पड़ेगी उतना ही वो आपको ब्राइट दिखेंगे, उतने ही, और या फिर अगर और दूर होंगे तो उतने आपको फेंट दिखेंगे. एंड दिस इज व्हाट ट्विंकलिंग इफेक्ट. अब आप देखते हो कि आप जब स्पेस में देखते हो तो देयर आर सम some objects which are also having some light, but they do not change their position. They are actually what? They are planets. They are not stars. They are planets which you are seeing in the sky. वो मार्स हो सकता है, वीनस हो सकता है. मार्स और वीनस भी हमको अपनी अर्थ सरफेस से, if you are using a telescope, you can see, or sometimes you can see it from the naked eye when the difference between Earth and Mars is not that much. तो प्लैनेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आता है कि व्हाई डोंट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल. स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल्स करते हैं? The planets are much closer to the Earth and thus seen as extended source. If we consider a planet as a collection of a large number of point-sized sources of light, the total variation in the amount of light entering our eye from the individual point source will average out to zero, and thereby nullifying the twinkling effect. तो दो रीजन है. एक रीजन तो ये है कि जो आपका प्लैनेट है वो बहुत नियर अबाउट है, और नियर अबाउट होने के साथ साथ वो क्या है, एक बहुत बिग साइज का ऑब्जेक्ट है. पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं, एक बहुत बिग साइज ऑब्जेक्ट है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट गिविंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट. इसी की वजह से क्या होता है, अगर आप उसको यू कैन सी दैट द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ. एंड यस, स्टार बड़ा होता है कि प्लैनेट? Beta, it depends on the size. Sun is a star and Earth is a planet. Now, can you tell me which one is bigger? वही तो पूछ रहा हूँ. मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया, आप बता सकते हो. I have told you that planets जो होते हैं उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है. Stars होते हैं, खुद की लाइट होती है. Stars may be bigger stars, stars may be smaller star. कोई स्मॉल बॉडी जिसमें लाइट है वो भी स्टार है, और कोई बड़ी बॉडी जिसमें बहुत ज्यादा लाइट है वो भी स्टार है. तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज कि प्लैनेट बड़ा है कि स्टार बड़ा है. यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि प्लैनेट जो यहाँ पे जो हम स्टार्स की बात कर रहे हैं वो बहुत दूर के स्टार्स की बात कर रहे हैं, जो कि आपके यूनिवर्स में बिलोंग नहीं करते हैं, किसी और यूनिवर्स के हैं, लेकिन वहां से लाइट आ रही है. समझ रहे हो? दे आर सिचुएटेड वेरी फार अवे फ्रॉम द यूनिवर्स एंड स्टिल यू आर गेटिंग लाइट फ्रॉम दैट. वाइल प्लैनेट्स जो है उनका आपको पता है कि अर्थ के बाद आपको पता है डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत पास हैं, वो इतने दूर नहीं है. तो हो सकता है कि वो बहुत बड़े साइज के हो, लेकिन सिंस दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ दे सीम्स टू बी वेरी स्मॉल पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट. बहुत दूर है, इसलिए हमको लगता है. अगर मैं आई थिंक आई हैव सेंड अ वीडियो ऑन यूट्यूब, मैंने आपसे यूट्यूब पर वीडियो शेयर किया था आप लोगों से. वो स्टार्टिंग में जब यूनिवर्स या फिजिक्स की स्टार्टिंग उन्होंने करी थी तब मैंने आपको बताया था कि देयर आर सो मेनी स्टार्स. सन तो बहुत छोटा है, सन से भी काफी बड़े बड़े स्टार्स प्रेजेंट हैं अर्थ, मतलब यहाँ पर स्पेस में, आउटर स्पेस में. लेकिन अपने ही यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो अपने यूनिवर्स में सबसे बड़ा स्टार सन है. ठीक है, तो स्टार्स मे बी वेरी बिगर देन द प्लैनेट्स. प्लैनेट्स तो बहुत ही छोटे हैं. ठीक है, स्टार्स मे बी वेरी बिगर और स्टार्स मे बी वेरी स्मॉल. अगर कुछ स्टार ऐसे थे जिनमें कम लाइट है तो दे कैन बी वेरी स्मॉल. लेकिन यहाँ पे जो हम जिन स्टार्स की बात करें दे आर वेरी बिग एंड दे आर वेरी फार अवे. दैट्स व्हाई देयर साइज सीम्स टू बी वेरी स्मॉल. तभी उनका साइज स्मॉल क्यों लग रहा है? क्योंकि वो बहुत दूर है, उनका डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ले रहे हैं. ठीक है बेटा? ये